हम लोग डील करने वाले हैं फिक्शियस एसेट। लिखते हैं फिक्टिशियस एसेट, लेकिन होता है नाम क्या, फिक्शियस एसेट। जैसा कि नाम है फिक्शियस, फिक्शियस मतलब होता है फेक। ये रियल में एसेट होते नहीं है, ये एक तरह के खर्चे होते हैं, लेकिन काम करते हैं एसेट की तरह। एसेट की तरह मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। ये रियल में कोई एसेट नहीं होता, ये असल में कोई एसेट नहीं होता, लेकिन ये काम करते हैं किस तरह, एसेट की तरह ही काम करते हैं। क्योंकि ये एसेट की तरह ही काम करते हैं, भले रियल में एसेट ना हो, इसीलिए इनका नाम होता है फिक्शियस एसेट। क्या नाम होता है, फिक्शियस एसेट। फिक्शियस है जैसे फिक्शियस कैरेक्टर होता है, आप रियल में जो कैरेक्टर है वो नहीं शो करके कुछ और कैरेक्टर अपना शो कर रहे हैं, वही है फिक्शियस एसेट। रियल में ये एसेट है पर ये अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है एसेट की तरह, शो करता है जैसे ये एसेट है ही नहीं। तो ये फिक्शियस एसेट की बात हुई। सर क्या होता है फिक्शियस एसेट? असल में फिक्शियस एसेट जो होते हैं, फेक एसेट जिनको कहते हैं, ये ऐसे एसेट होते हैं जो रियल में एसेट नहीं होते, ये असल में एक्सपेंस होते हैं। दीज आर फेक एसेट्स इन फॉर्म ऑफ, किस तरह से, एक्सपेंसेस which gives benefit in future। ये ऐसा खर्चा है जिस खर्चे को करने से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मतलब कौन सा बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसे से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि काइंड में बेनिफिट। तो ये कहलाता है फेक एसेट्स या फिक्शियस एसेट। एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है सर? असल में प्रीलिमिनरी नाम ही है प्रीलिमिनरी। प्री मतलब पहले, लिमिनरी मतलब स्टार्ट एक्सपेंसेस, प्री स्टार्ट एक्सपेंसेस, पहले स्टार्ट होने से पहले के एक्सपेंसेस। ऐसा समझिए कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ तरह के खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे मुझे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना है तो आई नीड व्हाट, आई नीड डेस्क, आई नीड चेयर्स, I need whiteboard, I need markers, I need dusters, I need electricity, I need fans, I need ACs, I need a round table maybe for meeting purpose or whatever। इस तरह से मैं कई सारी चीजें चाहिए होंगी। हो सकता है मुझे लैंड भी चाहिए होगा, मुझे बिल्डिंग भी चाहिए होगा। All those things requires an income, an expense। वो खर्चे चाहिए, फ्री का तो नहीं हो जाएगा। वो सब के लिए कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लगाने नहीं, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उन खर्चों को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेकिन सोचिए अगर आप वो खर्चे नहीं करेंगे तो क्या आपका बिजनेस स्टार्ट भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आपका बिजनेस स्टार्ट तक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि आप उन तरह के खर्चे करें। शुरू में कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको, उन तरह के खर्चे को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये कह सकते हैं द एक्सपेंसेस incurred मतलब लगता है, टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो खर्चे आपको शुरू में लगते हैं, that expenses, those expenses are called as preliminary। क्या इसका बेनिफिट मिलता है? जी हाँ। कितने सालों में मिलता है उससे कोई मतलब नहीं। वर्ड एक्सपेंसेस जुड़ गया तो ये फिक्शियस एसेट हो गया। पहला था ये। दूसरा, सेकेंड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जो भी खर्चे आप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए जो आप खर्चे करते हैं,
उन खर्चों को कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए जो आप खर्चे करते हैं उन खर्चों को कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल। भाई आपको लगता है कि आपका सामान बिके ना बिके, आपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया, सामान बिकने लगा, ऐसा होता है, कई बार होता है। आज से पहले आप खुद सोचो कि कोई रेनकोट के बारे में जानता था? जी नहीं, रेनकोट के बारे में कोई नहीं जानता। कोई भी रेनकोट दे दो भाई, रेनकोट दे दो। आज आप दुकान में जाइए, लोग क्या बोलते हैं? जील का रेनकोट दे दो। क्यों बोलते हैं जील? क्योंकि उनको पता चल गया है कि जील भी एक रेनकोट बनाने वाली कंपनी है और वो ब्रांडेड है क्योंकि उसका नाम है। जील ने अपना ब्रांड बनाया कैसे? सिंपल एंड सिंपल, एडवर्टीजमेंट। और टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट करने लगा कि जील रेनकोट, जील रेनकोट। इसी कारण से जो खर्चे होते हैं उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे आप एडवर्टाइज करने के लिए करते हैं उन खर्चों को क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्या इससे भी फ्यूचर में बेनिफिट आता है? सर बिल्कुल आता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिनके बिना तो आप अपनी जिंदगी ही अधूरे रख रहे हैं, वैसा समझिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो आपको, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए काम आते हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट करने में लगाते हैं। क्यों ये एसेट है सर? क्योंकि आज एडवर्टीजमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज जील रेनकोट को मिल रहा है, जील रेनकोट लोग खरीद रहे हैं तो उससे पैसा कमा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट। इसी तरह का एक चीज होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिलहाल इसको लिख कर रख लीजिए कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी एक फिक्शियस एसेट होता है। ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, मैं बताऊंगा। चौथा आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। पांचवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कौन सा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपको जो पीएल अकाउंट डेबिट में है यानी लॉस को। बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस को। बस ये सारे एसेट, ये भले लॉस है लेकिन फिर भी एसेट है। क्यों है? हम सब ये डिस्कस अभी बताना पॉसिबल नहीं है। ये सब आप फाइनल अकाउंट्स जब पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब आप पढ़ेंगे। तो ये एसेट्स कहलाते हैं फिक्शियस एसेट। तो इतने सारे एसेट्स हमने डिस्कस किए। अब एसेट्स के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटीज। एसेट्स डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले लायबिलिटीज, जो दो तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज। आइए स्टार्ट करते हैं। Similar to assets, liabilities are divided. Similar to assets, liabilities are divided into two parts. एक है current liabilities और दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटीज। वैसे मुझे नॉन करेंट पहले लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लिख लो। इन सबसे पहले लायबिलिटीज का मीनिंग समझते हैं। जैसे एसेट्स जो था वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता था, वैसे लायबिलिटीज जो हैं वो फ्यूचर में इकोनॉमिक लॉस देंगे। दोज
एसेट्स में आपने दोज प्रॉपर्टीज व्हिच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर लिखे थे आपने, यहां हम लिखेंगे दोज प्रोवाइड्स इकोनॉमिक लॉसेस इन फ्यूचर। इन फ्यूचर याद रखें, these are those things which provides losses in future, जो फ्यूचर में आपको लॉसेस दे, लॉसेस घाटे दे। किस तरह का लॉस सर? इकोनॉमिक लॉस, पैसे से रिलेटेड। उस तरह की चीजों को क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। एसेट्स वो चीजें जो फ्यूचर में फायदा दे, लायबिलिटीज वो चीजें जो फ्यूचर में आपको घाटा दे। नेक्स्ट, अब एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले हम डील करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। ज्यादा कुछ नहीं आता नॉन करेंट लायबिलिटी। वैसे मैं बता दूं नॉन करेंट और करेंट में क्या डिफरेंस है। नॉन करेंट लायबिलिटी जो फ्यूचर में लॉसेस दे 1 साल से ज्यादा पीरियड, जो चीजें फ्यूचर में आपको लॉसेस दे 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, उन चीजों को क्या कहते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। और जो चीजें फ्यूचर में आपको लॉसेस दे 1 साल के अंदर ही, जिनका घाटा आपको 1 साल, घाटा मतलब पेमेंट, घाटा मतलब घाटा नहीं पेमेंट, जिन चीजों को आप पेमेंट करते हैं 1 साल के बाद, वो चीजें होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। और जिन चीजों को आप पेमेंट करते हैं, जिन चीजों के लिए आप पेमेंट करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर, वो कहलाते हैं करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट में आप लिख सकते हैं दीज आर दोज लायबिलिटीज which are payable, पेड नहीं, याद रखना, पेड हो जाएगा तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे ही वर्ड पेड आ जाएगा वो एक्सपेंस हो जाएगा, पेएबल होगा, पेएबल में पे करना है। which are payable after a period of 1 year, 1 साल के बाद, 1 अकाउंटिंग ईयर ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स। मैं एक चीज लिखाना भूल गया आपको, करंट एसेट्स में, वहां लिख लेना। करंट एसेट्स में आपने लिखाना मैं भूल गया। करंट एसेट्स में ना, करंट एसेट्स में एक और लिख लेना, वो लिखना लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स, नहीं लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टर्म, सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये कहाँ लिखना है आपको? ये आपको करंट एसेट्स में लिखना। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक लिख लीजिएगा आपका करंट एसेट्स में, और नॉन करंट एसेट्स में लिख लीजिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नॉन करंट एसेट्स में लिख लीजिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या होता है सर? करंट एसेट्स में लिखे गए शॉर्ट टर्म, जब वर्ड में लोन्स के साथ एडवांसेस लग जाए ना तो वो एसेट होता है। देखिए ए फॉर एडवांसेस, ए फॉर एसेट। और सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स रहे, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स रहे, एल फॉर लोन्स, एक एल फॉर लायबिलिटीज, तो वो लायबिलिटीज होती है। अगर लॉन्ग टर्म है, चाहे वो लोन्स हो या लोन्स एंड एडवांसेस हो, तो फिर नॉन करंट हो जाता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो चाहे वो लायबिलिटीज हो या एसेट हो, वो क्या हो जाता है? वो करंट हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन्स कहूं तो मैंने लोन दिया, समझो इस चीज को। सॉरी, शॉर्ट टर्म छोड़ो, अभी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करता हूं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है मैंने लोन दिया तो फ्यूचर में मुझे लोन का पैसा वापस आ जाएगा, और ये लोन 1 साल से कम पीरियड के लिए दिया जाता है। ये लोन कितने दिनों के लिए दिया जाता है बताइए? 1 साल से कम पीरियड के लिए आपको दिया जाता है। और क्योंकि वो 1 साल से कम पीरियड के लिए दिया जाता है, तो वो 1 साल के कम पीरियड में ही वापस भी करना होता है। इसीलिए जब आप लोन देते हैं, किसी को लोन देते हैं, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस कहलाता है, वो भी शॉर्ट टर्म। और
और जब आप लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये शॉर्ट टर्म तभी कहलाएगा जब 1 साल से कम पीरियड के लिए, मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया, मान लीजिए मैंने आपको लोन दिया 6 महीने के लिए 5 लाख रुपए, 6 महीने बाद आप वापस कर देंगे। तो ये 1 साल से कम पीरियड के लिए मैंने लोन दिया तो मुझे इसका इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। और इसीलिए करंट एसेट्स होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है करंट एसेट्स। वहीं आप नन करंट एसेट्स में लिख लीजिएगा, नन करंट एसेट्स में लिख दीजिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है सर? अगर आप लोन्स या एडवांस देते हैं, अगर आप लोन या एडवांस देते हैं छोटे टाइम पीरियड, बड़े टाइम पीरियड, लंबे पीरियड के लिए अगर आप लोन देते हैं तो वो कहलाता है नन करेंट एसेट्स। लंबे पीरियड मतलब मान लो 4 साल के लिए दे दिए, 5 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए। अगर मैंने लोन दे दिया है आपको 1 साल से कम पीरियड के लिए, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लोन लिए तो उसका पैसा भी वापस आपको 1 साल के बाद आएगा। भाई मैंने 4 साल के लिए आपको लोन दिया तो आप 4 साल बाद मुझे पैसा वापस करेंगे, तो पैसा वापस आएगा मेरे पास, तो क्या है मेरे लिए? बेनिफिट है। तो अगर आप लोन देते हैं किसी को तो वो कहलाता है लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आप किसी को लोन देते हैं तो वो कहलाता है लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में होगा, मतलब फ्यूचर में वो पैसा वापस आएगा विथ इंटरेस्ट, इसलिए उसको कहते हैं एसेट। और कौन सा एसेट? अगर लॉन्ग है मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए तो लॉन्ग, और छोटे टाइम पीरियड के लिए है तो शॉर्ट, यानी 1 साल से कम पीरियड के लिए तो शॉर्ट। लॉन्ग है तो नन करंट एसेट्स, शॉर्ट है तो करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स का बेनिफिट 1 साल के अंदर मिलता है, नन करंट एसेट्स का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड में मिलता है। 1 साल से ज्यादा पीरियड में पैसा वापस आएगा, इसलिए ये क्या है? नन करंट एसेट्स। ये 1 साल के अंदर आ जाएगा पैसा वापस, इसलिए क्या है? करंट एसेट्स। तो ये लिख लीजिए। आइए सिमिलरली यहाँ पे नन करेंट लायबिलिटीज हम पढ़ने वाले हैं, और नन करेंट लायबिलिटीज में पहला है लॉन्ग टर्म लोन्स। या एडवांसेस वर्ड यूज नहीं है। अगर एडवांसेस वर्ड यूज रहे तो फिर वो एसेट है, लायबिलिटी तो है ही। अगर लॉन्ग टर्म है एडवांसेस तो फिर नॉन करेंट एसेट्स, और अगर शॉर्ट टर्म है तो करेंट एसेट्स। लेकिन यहां अगर सिर्फ लोन वर्ड यूज है, सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस नहीं, फिर वो लायबिलिटी हो जाती है। अगर एडवांसेस वर्ड है तो एसेट होगा, अगर लोन वर्ड है एडवांसेस नहीं है तो फिर लायबिलिटी। इसको पहचाने कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एल है तो लायबिलिटी है, एंड एडवांसेस ए है तो एसेट है। चलो, तो लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब यहां आप लोन लेते हैं, वहां लोन देते थे, यहां क्या है? लोन अगर आप लेते हैं। तो अगर आप लोन लेते हैं, अगर आप लोन लेते हैं, लेते नहीं है, क्या है? आप लोन लेते हैं। इफ यू टेक लोन तो क्या फ्यूचर में आपको वापस करना है? तो जी हाँ। लॉन्ग टर्म लोन्स होता है आप लोन लेते हैं 1 साल से ज्यादा पीरियड। मान लीजिए मैंने 3 साल के लिए लोन दिया या 2 साल के लिए लोन दिया, तो 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दिया, 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लिया, तो मैंने लोन लिया है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म। क्या कहेंगे इसको? लॉन्ग टर्म लोन। 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मैंने लोन लिया है, इसलिए इस लोन को क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन। और क्योंकि इसको हम पे करेंगे 1 साल के बाद, इसीलिए नन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है। भाई ऑफ कोर्स 2 साल के लिए लोन दिया है तो 1 साल में थोड़ी पे करेंगे, वो तो 2 साल के बाद पे करेंगे, क्योंकि हम उसका पेमेंट 2 साल के बाद करेंगे, इसलिए इसका नाम होता है लॉन्ग टर्म। 1 साल के बाद आप पे करने वाले, इसलिए इसका नाम होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए पे करेंगे, 1 साल के बाद पे करेंगे, इसीलिए ये नन करेंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसका पेमेंट 1 साल के बाद। इसके अलावा इसका एग्जांपल एक और होता है, वो है डिबेंचर्स। लेकिन डिबेंचर्स क्या होता है आप 12th में पढ़ेंगे। हालांकि ये भी समझिए एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन ही होता है जो कंपनी पेपर के फॉर्म में इश्यू करती है, पर अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पढ़ा समझ पाएंगे भी नहीं, तो ये आप 12th में पढ़ेंगे। तो ये 2 जो एग्जांपल्स है वो नन करेंट लायबिलिटीज हैं। आइए करेंट लायबिलिटीज में चलते हैं। सर करंट लायबिलिटीज क्या होती है? ठीक उल्टा, जैसे नन करंट लायबिलिटीज जो हैं उसको आप पे करना होता था कितना? 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। करंट लायबिलिटीज, दीज आर दोज लायबिलिटीज
which is payable within a period of 1 year. एक साल के अंदर अगर आप पे कर देते हैं कोई लायबिलिटी को, वो कहलाता है करंट लायबिलिटी। सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट। नामी ओवरड्राफ्ट, ये जनरली करंट अकाउंट जो खुलवाते हैं ना बिजनेसमैन, आप इको में पढ़ेंगे ये सब 12th में, करंट अकाउंट जो खुलवाते हैं ना बिजनेसमैन, उनको ये फैसिलिटी दिया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आप बैंक में आपके अकाउंट में मान लीजिए आपके करंट अकाउंट में पैसा है 5 लाख, मान लो आपके करंट अकाउंट में पैसा है 5 लाख रुपए, तो पता है वो लोग ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपके अकाउंट में 5 लाख है तो आप 6 लाख निकाल सकते हैं, 1 लाख एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। ये 1 लाख मैंने अपने से लिया, वो लोग अपना अपना टर्म्स होता है सब। 1 लाख रुपया जो आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया, जितना आपके अकाउंट में था उससे जितना आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया, इसको कहेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवर निकाल लिए, जितना आपके अकाउंट में था उससे ज्यादा निकाल लिए, उससे ओवर निकाल लिए, इसीलिए इनको कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अकाउंट से आपने जितना बैंक अकाउंट में पैसा था उससे ज्यादा निकालिए तो वो ओवरड्राफ्ट। सर क्या ये बैंक वापस लेती है या छोड़ देती है? पागल हो गया, बैंक छोड़ेगी थोड़ी, वो वापस लेती है और विद इन 15 दिन से लेके एक महीने का टाइम देती है, उसके अंदर आपको वापस कर देना। तो क्या ये 1 साल के अंदर वापस कर देना होता है? जी हाँ, क्योंकि ये पे कर देना होता है 1 साल के अंदर। आपने एक तरह से लोन ही लिया है, पर ये शॉर्ट टर्म, बहुत छोटा टर्म लोन है, 15 से 1 महीने के अंदर वापस कर देना होता है, इसीलिए इसका नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो है करंट लायबिलिटीज होता है, क्योंकि 1 साल के अंदर इसको वापस कर देना होता है। बोलिए, क्लियर है आपको? तो जितना ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? इट इज द एक्सेस ऑफ amount withdrawn from bank than what is in your account. लिख दें, it is an excess of amount withdrawn from bank account than what is in the account, जितना अकाउंट में बैलेंस है, ऐसा लिख लो, then the balance available in the account। तो जितना आपके पास पैसा है, अगर उससे ज्यादा निकाल लेते हैं तो जितना ज्यादा निकाल लिया उसको वापस करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसीलिए इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट लायबिलिटी का पार्ट। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन होता था नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन अगर आप लोन लेते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल से कम पीरियड। मान लीजिए मैंने 8 महीने के लिए लोन लिया, 9 महीने के लिए लोन लिया, तो मैंने अगर लोन लिया 9 महीने के लिए या 15 दिन के लिए भी लोन लिया, ये तो बैंक के अकाउंट से पैसा निकाले तब ना बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने किसी बंदे से लोन लिया है 1 महीने के लिए या 10 महीने के लिए या 15 महीने, ये 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए भी लिया, तो भी उसको क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। क्योंकि मुझे अगर मैंने 8 महीने के लिए लोन लिया तो मुझे ये 8 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा, किसी हाल में ये पे करना, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, छोटे पीरियड के लिए लोन। इट इज द लोन अमाउंट टू बी पेबल। याद रखना, एडवांस में हम लोन देते हैं, लोन में हम लोन लेते हैं, यहां हम लोन ले रहे हैं, दोनों लायबिलिटी, इसीलिए ना लायबिलिटी है क्योंकि हम लोन ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जो आप लेते हैं। आपने छोटे टाइम पीरियड के लिए लोन लिया, 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो 1 साल के अंदर वापस भी करना पड़ता है, उस लोन को कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। सी, ये पहला, दूसरा था, ये तीसरा चलते हैं। तीसरा है क्रेडिटर्स और साथ में ये होगा चौथा यानी डी, बिल्स पेबल। और आपको पता है जैसे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिलकर ट्रेड रिसीवेबल्स बनता था, वैसे ही क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिलकर बनता है ट्रेड पेबल्स।
या अकाउंट पेबल। ट्रेड पेबल्स या अकाउंट पेबल्स। अब ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होता है वो समझते हैं। ऐसे समझते हैं। क्रेडिटर्स, मान लीजिए मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान उधार पे बेचा, सेल किया है। बताइए मिस्टर बी ने क्या किया है, इस चीज को परचेज किया है। मिस्टर ए ने सामान उधार पे बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सामान परचेज किया, परचेज गुड्स। कैसे परचेज किया सर, कैसे परचेज किया सर, क्रेडिट किया, उधार पे, पैसा नहीं दिया। पैसा दे देंगे तब तो कैश परचेज कहलाएगा, पैसा नहीं देंगे परचेज करते हुए तो कैश परचेज कहलाएगा। यहाँ पैसा देकर नहीं परचेज किया, उधार पे खरीदा। मिस्टर ए ने सपोज 5 लाख का सामान, 5 लाख का सामान उधार पर बेचा मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने परचेज किया उधार पे मिस्टर ए से। मिस्टर बी ने उधार पे परचेज किया, क्या मिस्टर बी इसको पे करेगा या नहीं पे करेगा, पे भी करेगा। साथ में मिस्टर ए इसको क्या देगा, एक बिल भी देगा कि भाई ये लो 5 लाख का बिल बाद में दे देना। इसने बिल रख लिया, साइन करके दे दिया। अब बताइए मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को 5 लाख रुपया देगा या नहीं देगा, देगा। पर आज देना क्या, नहीं, उधार पे खरीदा है। याद रखिए डेटर में सामान उधार पे बिकता था, यहाँ सामान उधार पे खरीद रहे हैं। मैंने आपसे सामान उधार पे खरीदा, मैंने आपसे सामान कैसे खरीदा है, उधार पे खरीदा। तो आपसे सामान उधार पे खरीदे तो फ्यूचर में हम पे करेंगे, तो फ्यूचर में पे कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी है। जी हाँ, कब तक पे कर देना होता है, 1 साल के अंदर ऑफ कोर्स पे करना होता है। आप कोई भी सामान उधार पे खरीदते हैं तो उसको 1 साल के अंदर पे कर देते हैं या नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। ईएमआई की बात नहीं हो रही, उधार पे। आप किराने की दुकान पे जाइए, आपने सामान उधार पे खरीदा, 1 महीने के अंदर आप पे कर देते हैं, 2 महीने में पे कर देते हैं। तो आपने अगर सामान उधार पे खरीदा है तो आप अगर 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, उसको कहते हैं क्रेडिट में परचेज करना। परचेज कैसे करना, क्रेडिट में। तो मिस्टर बी मिस्टर ए को जो सामान उसने उधार पे खरीदा है उसका पेमेंट मिस्टर ए को कर देगा। कब, उधार पे खरीदा है तो फ्यूचर में पे कर देगा। पता है मिस्टर बी ने सामान उधार पे खरीदा है तो वो अपने बुक्स में मिस्टर ए को क्या दिखाएगा, पता है, मिस्टर ए को बोलेगा मेरा मिस्टर ए क्रेडिटर्स है। क्यों क्रेडिटर्स बोलेगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे क्रेडिट इस बंदे को पे करना है। तो जहां डेटर वो बंदा होता था जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलता था, क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको आप फ्यूचर में पे करते हैं। तो क्रेडिटर मिस्टर बी मिस्टर ए को फ्यूचर में पे करेगा, इसलिए मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या है, क्रेडिटर है। तो मिस्टर ए क्रेडिटर कहलाएगा। तो क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे आप सामान क्या करते हैं, उधार पे खरीदते हैं और फ्यूचर में उसको पेमेंट करते हैं। जिससे आप सामान उधार पे खरीदते हैं और फ्यूचर में आप उसको पे करते हैं। और ये जो बिल है वो मिस्टर ए के लिए भले बिल रिसीवेबल हो, क्योंकि मिस्टर ए इससे पैसा कमाएगा इस बिल से, लेकिन मिस्टर बी तो इस बिल से पेमेंट करेगा, इसलिए ये बिल मिस्टर बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल। तो जो बिल से आप पेमेंट करें वो बिल्स पेबल है, जो बिल से आप रिसीव करें पैसा वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। आइए इसको लिख लेते हैं। Creditors. Creditors. These are those individuals, public entities, to whom from whom goods are purchased on udhar, यानी purchased on credit. Goods are purchased on credit
and such amount of goods are paid to them in future, या लिख सकते हैं पेबल टू देम, पेड नहीं पेबल, पेबल टू देम इन फ्यूचर, एक साल के अंदर ही पे करना होता है, इसलिए करंट लायबिलिटी। बताइए बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल, द अमाउंट ऑफ बिल to be paid in future by credit, कोई नहीं, बाय नहीं, टू क्रेडिट। अगर क्रेडिटर को आप कुछ अमाउंट पे करते हैं फ्यूचर में, वो बंदा वो क्या कहना था? बिल्स। चलिए मुझे बताइए क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल मिलाकर क्या बनता है? ट्रेड पेबल्स, या इसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल। तो ये आपका लगभग पूरा क्या हो गया? पूरा हो गया आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज खत्म। इसके अलावा कुछ है नहीं खास। अगर कुछ और आएगा तो हम लोग टैकल करेंगे, लेकिन नॉर्मली इतना आपको समझना है फिलहाल कि करंट लाइबिलिटीज में और आते हैं। हालांकि मुझे और भी कुछ चीजें बतानी है जो लाइबिलिटीज में है, अभी जस्ट बता रहा हूं मैं। ये 4 चीजें हैं जो लाइबिलिटीज और एसेट्स में आते हैं, उन चारों को समझना जो जरूरी भी है। चार चीजें हैं। पहला है प्रीपेड एक्सपेंस। इसके मेनली आपको नाम भी याद रखना। प्रीपेड एक्सपेंस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं। प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड या एडवांस एक्सपेंस। दूसरा जो होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को दूसरे नाम से कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू। ड्यू मतलब वही आउटस्टैंडिंग, या इसको अनपेड भी कहते हैं, अनपेड एक्सपेंस। या इसको दूसरे नाम से एक्सपेंसेस इन एरियर्स भी कहते हैं। मैं ये एक्सपेंसेस लिख रहा हूं तो साथ में मुझे याद आ रहा है मैं इनकम भी लिखूं। प्रीपेड इनकम भी हो सकता है, जिसको अनएक्सपायर्ड इनकम या एडवांस इनकम भी कहते हैं। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है, जिसको हम इनकम ड्यू अनपेड इनकम
या इनकम इन एरियर्स भी कह सकते हैं। इतना कुछ आप कह सकते हैं। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लीजिए, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। प्रीपेड मतलब होता है जो चीजें आप एडवांस में करें। अगर एक्सपेंस की बात करें तो जो चीजें आप एडवांस में पे करते हैं, जैसे मान लीजिए शादी के लिए मुझे सामियाना या फिर वो टेंट वगैरह लगाना है, उसके लिए मैंने पहले से ही मान लिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एडवांस में इनकम कमा रहा हूं, प्रीपेड इनकम कहेंगे इसको। सिमिलरली दूसरी पार्टी के हिसाब से सोचिए, तो मुझे अभी शादी करवानी है, अभी शादी हुई नहीं है, शादी से पहले वो टेंट वाला मुझसे पैसा मांग रहा है, तो मैंने एडवांस में उसको पैसा दे दिया, तो वो हो गया एडवांस एक्सपेंसेस। आप लोगों का सोचिए, आप लोगों ने मुझे एडवांस में फीस दे दिया कि लीजिए 4 महीने का फीस ले लीजिए, तो आपने मुझे मेरे सर्विस लेने से पहले आपने मुझे एक्सपेंस दे दिया, तो आप एडवांस एक्सपेंस है, आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। और मेरे लिए वही एक्सपेंस, आपके लिए जो एक्सपेंस है, मेरे लिए वही चीज क्या है, इनकम है। मुझे एडवांस में इनकम मिल गया तो वो प्रीपेड इनकम। तो एडवांस में पहले ही सर्विस लेने से पहले या गुड्स लेने से पहले या गुड्स देने से पहले या गुड सर्विस देने से पहले आप अगर कुछ एडवांस में लेते या देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड इनकम या एक्सपेंस। अगर आपको मिलता है एडवांस में कुछ तो वो है प्रीपेड इनकम, अगर आप पेमेंट करते हैं कुछ तो वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। पता है क्या होगा, ये करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है और प्रीपेड इनकम लायबिलिटीज होती है। और आपको पता है कौन सा एसेट कौन सा लायबिलिटी, एसेट में ही होता है करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में ये होता है करंट लायबिलिटी, इसीलिए मैंने आपको वहां एसेट्स में जगह छुड़वाया था। सर कैसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ऐसे समझना होगा इसको। प्रीपेड एक्सपेंस आज के आज खर्चा कर दिए, तो आज से तो कोई मतलब नहीं है एसेट लायबिलिटी को। फ्यूचर में क्या आपको खर्चा करना पड़ेगा, जी नहीं। तो फ्यूचर में पैसा नहीं जाएगा, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना ही तो है। फ्यूचर में पैसा जा सकता था पर नहीं जाएगा क्योंकि आपने आज पे कर दिया, तो इसलिए वो फ्यूचर में अब पैसा नहीं जाएगा, तो पैसे का ना जाना भी क्या है, एक तरह से पैसे का आना है, इसलिए ये करंट एसेट होता है। प्रीपेड इनकम, आज आपने इनकम कमा लिया, मैंने आज इनकम फीस से कमा लिया, फ्यूचर में तो अब इनकम नहीं कमा पाऊंगा आपसे क्योंकि आप तो पूरा पैसा देकर बैठ गए, तो इसलिए वो क्या है, प्रीपेड इनकम है मेरे लिए प्रीपेड इनकम, और इसीलिए वो करंट लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा नहीं मिलेगा। पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना ही, फ्यूचर में आ सकता तो वो अब नहीं आएगा, तो इसीलिए वो लायबिलिटी है, कौन सा, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जो बकाया हो, बाकी हो, अभी पेमेंट नहीं किए या रिसीव नहीं किया। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी पढ़ाने के बाद मैं बोल रहा हूं कि आपका फीस बाकी है, अभी तक आपने दिया नहीं है, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग। आपका फीस ड्यू है, आपका फीस एरियर में है, तो ये होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बकाया है, जो बाकी है, अभी मिला नहीं है। अगर इनकम की बात करें तो जो इनकम अभी नहीं मिला, एक्सपेंस की बात करें जो अभी खर्चा आपने नहीं किया, करना है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया, उसके बाद बिल आता है आपके पास, तो जो बिल आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू होगा, बिल ड्यू है, आपको पेमेंट करना है, तो वो क्या है, एक्सपेंसेस ड्यू है आपको, फ्यूचर में आप पे करेंगे। तो बताइए कौन सा करंट लायबिलिटी, कौन सा एसेट, कौन सा लायबिलिटी, कौन सा एसेट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया है, फ्यूचर में आप पे करेंगे, इसलिए ये क्या है, लायबिलिटीज है। और कौन सा लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि साथ पढ़ाने में ही इसको फायदा है। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग इनकम क्योंकि फ्यूचर में इनकम आना है, इसलिए क्या होता है, एसेट्स। और कौन सा एसेट्स, करंट, यही 4 एक्स्ट्रा थे। एसेट्स वाला तो एसेट्स के साइड लिख ले और लायबिलिटीज वाले को ले जाए, जिसके साइड लिख लीजिए, हो गया।